सभी अभ्यर्थियों का वेद IAS एकेडमी की ओर से स्वागत। मैं आपके समक्ष हिंदी विषय के व्याख्यान लेके उपस्थित हूँ। देखिए, ये जो हमारी आगामी परीक्षा है PSI का, इसका अपने आप में RPSC में बड़ा महत्व है, क्योंकि एक ऐसी परीक्षा है, संभवतः ऐसी, क्योंकि देखिए या सेंटर की परीक्षाएं हो, चाहे राज्य सरकार की प्रशासनिक सेवा परीक्षा हो या कहीं भी हो, हिंदी को इतना महत्व किसी भी परीक्षा में नहीं है। अकेली हिंदी 50% है और बाकी जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, मैथ, ये सब मिला के 50% है। तो ऐसी स्थिति में हिंदी कैसे हम अपने नियंत्रण में लाएं, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक समर्थ गुरु से, जो उन्होंने ज़िंदगी दी है हिंदी को, जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार को सलाह दे रही है, जो फैकल्टी, ऐसों के साथ पढ़ो। क्योंकि हिंदी जो है, यद्यपि हमारी राजभाषा है और हमारी मातृभाषा है, हम अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी अलग है। उस हिंदी का नाम है अनौपचारिक हिंदी। और जो हमसे जो आशा की जाती है वो होती है औपचारिक हिंदी। और औपचारिक हिंदी संविधान के आर्टिकल 351 के अनुसार, 343 के अनुसार जो हिंदी है, उस हिंदी की बात हम करने जा रहे हैं। तो मैं PSI हिंदी के लिए जो हमारी औपचारिक हिंदी है, उसको कैसे हम अपने नियंत्रण में लें और कैसे अधिकतम अंक हम प्राप्त करें। देखिए, आप सामान्य ज्ञान में हिंदी के अतिरिक्त जो उसमें सामान्य ज्ञान है PSI का, उसमें यदि आप जाते हैं तो उसमें आप भूल जाइए कि आपको 200 में से 110, 15, 20, 25 नंबर आ जाएं। बहुत ज़्यादा अध्यवसायी कोई छात्रा हो तो शायद वो 120, 130 तक जा सकता है, लेकिन वो बहुत अपवाद रूप में ही होंगे ऐसे बच्चे जिनका कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट पे पूरा अधिकार होगा। तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी विधा बहुत ही विस्तृत है और हिंदी वाली जो विधा है वो उनसे कम विस्तृत है। एक बात। दूसरी बात, जैसे अर्थशास्त्र का हम पेपर लेते हैं तो आपके PSI में अर्थशास्त्र से संबंधित जो पेपर आएगा, जैसे इस बार डिप्टी जेलर के एग्जाम में आया था, तो अर्थशास्त्र का पेपर अच्छा खासा था। वो सारा वही था जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसमें स्तर इतना अच्छा था कि बच्चे बहुत कम संख्या में बच्चे ऐसे थे जो 50% को टच कर पाए, क्योंकि उसकी गतिशीलता ज़्यादा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हिंदी में गतिशीलता कम है और आपके जो GK GS का पेपर है उसमें आधा से ज़्यादा विषय गत्यात्मकता वाला है, गतिशील है। हिस्ट्री वो पूछा जाएगा जो आज कहीं घटित हुई है। जैसे राखी गढ़ी में कोई अनुसंधान हुआ, अभी भरतपुर में कुछ अनुसंधान चल रहा है, कुछ खोजे जा रहे हैं, अब उस बात को जोड़ के वो पाषाण काल की बात पूछ लेंगे। तो ये हुआ गत्यात्मकता से जुड़ाव। हिंदी में आज जो हो रहा है, कल जो हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी 20 साल पहले 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, तब संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को सुस्थापित किया गया। इसके बाद से लेके आज तक हिंदी वही है। हिंदी में जो विवाद की स्थिति है वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हिंदी वही है। और पीछे जाते हैं तो 10,000 साल पीछे चले जाइए। मैं थोड़ा पारंपरिक मत को मानता हूँ। भगवान पाणिनि हुए थे ईसा पूर्व 500 सदी में। वहाँ से लेके जो भाषा बनी, क्योंकि हमारी जो हिंदी है वो पूरी तरह पाणिनि व्याकरण पर आधारित है, इसलिए मैं आपको 500 पीछे ले जा रहा हूँ। तब से जो व्याकरण के सिद्धांत चले आए हैं, वही सिद्धांत आज हिंदी में लागू होते हैं। हमारी सारी संधियाँ संस्कृत पर आधारित है, हमारी सारी की सारी प्रत्यय की बातें संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। हमारे उपसर्ग हिंदी का कुछ है ही नहीं, सब कुछ संस्कृत का है। और सबसे बड़ी बात, आपका अनुच्छेद 351 ये कहता है कि हिंदी भाषा संस्कृत से पल्लवित और पुष्पित और विकसित होगी। उन्होंने यहाँ पर एकदम एक आधिकारिक मत स्थापित कर दिया।
संविधान ने। हम संविधान से बाहर नहीं जा सकते हैं और उसके अनुसार हमें हिंदी को संभालनी है, देखनी है, करनी है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, हमारे आचार्यों का एक कथन है। आज स्थिति बहुत ही खराब है बच्चों के संदर्भ में, क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं, युवाओं से हम प्रेरणा पाते हैं, युवाओं से हम ऊर्जान्वित होते हैं। पर आश्चर्य की बात है, युवा हमसे उतना ऊर्जान्वित और उतना तेजस्विता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि युवा जो है भ्रांत है, युवा जो है सही गुरु की पहचान नहीं कर पा रहा है, युवा जो है आडंबर की तरफ भाग रहा है। युवाओं के साथ सरकार ने भद्दा मजाक किया। उन्होंने स्कूलिंग में, स्कूल व्यवस्था में, खास करके सरकारी पद्धति में, सरकारी का मैं तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको भी इसमें लेना चाहता हूँ। ये लोग कहीं 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 किसी भी तरह से भाषा के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये आज हमारी सरकारें और सरकारों की स्कूल्स न तो हिंदी ठीक से पढ़ा रही है, न ही अंग्रेजी ठीक से पढ़ा रही है। बच्चे न हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी जानते हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति तो खराब है ही। आपके जो तथाकथित जो बहुत फीस लेने वाले जो मॉडर्न स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने भी सारी स्थिति खराब की हुई है। तो बच्चे जो बन रहे हैं ना, वो अपने एफर्ट से बन रहे हैं। बच्चे जो बन रहे हैं वो अपने माता पिता या सदगुरु दो चार उनके आसपास से, उनके प्रयास से बन रहे हैं। स्कूल के कलेक्टिव प्रयास से कुछ नहीं हो रहा है। कलेक्टिवली स्कूल्स जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। मेरा तो इस संबंध में मत है कि स्कूल वालों में बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा। आज कल एक सूचना आई थी भास्कर में कि राजस्थान सरकार जो है एक विधेयक पारित कर चुकी है, उसको लागू करने जा रही, जिसके तहत एक कक्षा में 100 बच्चे ही होंगे, ऐसा उन्होंने सोचा है। अब जहाँ पे 500, 800, 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन कोचिंगों को झटका लगेगा, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बच्चों को बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ाई है ना, वो असली भारत विश्वगुरु क्यों था? क्योंकि भारत जब विश्वगुरु था तब एक एक बच्चे का कान अध्यापक पकड़ता था, एक एक बच्चे के चरित्र को अध्यापक जानता था, एक एक बच्चे की कमजोरी को, एक एक बच्चे की वैशिष्ट को अध्यापक जानता था। जो जितना था उसमें बढ़ोतरी का प्रयास अध्यापक करता था। आज हमने जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें कोचिंगों में हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्नता के कारण हो रहे हैं, कोचिंगों का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। तो इसलिए अब स्थिति अलग आ गई है। इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहते हैं कि वेद IAS पहली बार जयपुर में अपनी कक्षा आरंभ करने जा रही है। 25 तारीख से हम लोगों की क्लास शुरू होने वाली है, शुरू हो गई है। आज हम औपचारिक हिंदी की कक्षा का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्योंकि PSI में ये जो आपका हिंदी है, राजस्थान पुलिस, हम हिंदी में यदि लिखें, इसको लिखेंगे हम राजस्थान सहायक पुलिस, सहायक पुलिस निरीक्षक। इसमें जो है तो 50% हिस्सा हिंदी का है और 50% हिस्सा सामान्य ज्ञान का है। इसका अर्थ ये हुआ, हिंदी अध्यापक होने के नाते मुझ पर गुरुतर भार है कि मैं बच्चों को नंबर अच्छे से अच्छे दिला सकूं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं ऐसे विषय से जुड़ा हुआ हूं जो पूरी तरह से स्टैटिक नेचर का है, स्थिर प्रकृति का है और राजभाषा है। ये रोज बदलती नहीं है। हिमधन आले हिमालय, आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा, और इसके जो अपवाद हैं वो भी जैसा आज है वैसा कल रहेगा। इस प्रकार से हिंदी में जो चीज़ें हैं वो अपने आप में स्थिर प्रकृति का होने के कारण
आप इसमें आराम से 90+% अंक ला सकते हैं। मैं हिंदी की बात करूंगा। सामान्य ज्ञान रूपी जो चीजें हैं वो वेदा आईएएस के जो दूसरे अध्यापक वृंद हैं वो आपको बताएंगे। उनका जो ज्ञान विज्ञान है वो सारा 50% है अपने आप में। सबका अपना अपना योगदान है। देखिए वहाँ भी आपको नंबर अच्छे लाने हैं, यहाँ भी आपको अच्छे नंबर लाने हैं। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल के इस पे बात करना चाहूँगा। जब आप हिंदी में आते हो तो हिंदी की स्थिति थोड़ी सी विलक्षण है। जैसा मैंने आरंभ में बताया, हिंदी स्टैटिक नेचर का होते हुए भी अंक बच्चों के नहीं आ पाते हैं कई बार। और आप 2-3 साल से देखोगे, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से राजस्थान लोक सेवा आयोग, तब से राजस्थान लोक सेवा आयोग थोड़ा सा करवट इसने बदले हैं। तमाम भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए, उस पर कार्यवाही हो रही है। और इसके मेंबर ने तो, जो केसर सिंह करके कोई मेंबर हैं, उन्होंने तो एकदम जनता जनार्दन के समक्ष उद्घोषणा की थी, चैलेंज किया था कि अब आ जाओ, हम देखते हैं तुम कैसे परीक्षा देते हो। हमने पेपर का स्तर हमें ऊंचा उठाना है, कोचिंग वालों को बदलना है, ऐसा उन्होंने कहा था। और देखो वो स्थिति आ गई। अभी आपका आरएस का एग्जाम हुआ, इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था, वो भी इसी वर्तमान आरपीएससी ने कराया था, सदस्यों ने कराया था। और अब जो हुआ, दूसरा जो हुआ, वो भी इन्होंने करा था। इनके कार्यकाल में 2 मेंस एग्जाम हुए और दोनों ही मेंस एग्जाम बहुत ही शानदार ढंग के थे। उसकी मेरिट गई थी 262, यानी 32.5% मार्क्स जिनके आए वो इंटरव्यू दे रहा है। और इसके बाद जो मेंस का एग्जाम हुआ, उसकी मेरिट तो और भी नीचे जाएगी, 262 नहीं जाएगी, 250 पे रुक जाएगी ऐसा लगता है। यानी लगातार परीक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है और बच्चों को पढ़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे अध्यापक बहुत ही प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारी महत्ता, अब विषय की महत्ता सबके सामने होगी। अब भीड़ में पढ़ने वाले बच्चे फायदे नहीं ले पाएंगे। जो 40-50-100 के बीच में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो पूरी तरह से फायदा ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। तो देखिए, ऐसा कोई, मैं तो सब छोड़ दीजिए, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको हिंदी में पूर्णांक प्राप्त करने हैं, तो आपको मेरी सन्निधि की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, मुझ जैसे लोग भारत में 2-4 गिने चुने हैं, क्योंकि मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय में जाके हिंदी पढ़ाने वालों की क्लास लेता हूँ। वहाँ पे उनको बताता हूँ कैसे हिंदी पढ़ाई जाएगी, कैसे क्या होगी। तो हम जैसे देखिए, जो बहुत ज़्यादा कृतभूरि परिश्रम हम जैसों के लिए शब्द प्रयोग करते हैं लोग, तो हम कृतभूरि परिश्रम हैं। हमने पूरी तपस्या हिंदी के लिए की है, हिंदी के सारे अंगों का दर्शन हमने किया है। और हम प्रयास करेंगे हमारे बच्चे हिंदी की सारी सुंदरता का आत्मसात कर लें। मैं तो हिंदी की सारी चीज़ों में सुंदरता देखता हूँ। और जब सुंदरता आप नहीं देख पाते हैं तो आप विचलित होते हैं। जब आपको सुंदरता दिखने लगेगी, जब आपको रुचि आने लगेगी, तब आप उसमें आनंद लेने लगेंगे। तो हिंदी जो है आपका, जो पीएसआई में पूछा जाने वाला है, वो 90+% आपको आप ला सकें, इसके लिए 25 तारीख से 10 बजे से हमारी क्लास आरंभ होने जा रही है। आप यदि इस पे सम्मिलित हो पाते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन इससे पहले लेकिन और लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए सामान्य ज्ञान आपका ठीक होना चाहिए। यदि आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है, अच्छा का मतलब यदि 50%, अब जैसे हम हिसाब लगाते हैं तो पिछली मेरिट जो गई थी, उस मेरिट से आप हमसे पढ़ने के बाद आराम से हिंदी की बदौलत उस मेरिट से 50 से 100 नंबर ज़्यादा ला सकते हैं आप। 260-62 के आसपास मेरिट गई थी और हम अकेले हिंदी में 190 की बात कर रहे हैं। हम अकेले हिंदी में 190 की बात कर रहे हैं। और आप सामान्य ज्ञान में केवल 100 नंबर लाइए, कितना हो गया ये हो गया आपका 290 नंबर। 290 नंबर हो गया। और पिछली मेरिट जो है 260 के आसपास थी, शायद इंटरव्यू को मिला के भी 260-65 के आसपास थी। तो हम काफ़ी आगे हैं, लाया जा सके।
अब आप सोचोगे कि मैं पढ़ाने वाला हूं, आप पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा सरलता से हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। आपको, क्योंकि आप अलग अलग विधाओं के हैं, कोई कला संकाय का विद्यार्थी है, कोई विज्ञान संकाय का है, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ के, प्रौद्योगिकी पढ़ के आया है, तो अलग अलग भूमिकाओं वाले हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत जो सीखा है हिंदी के विषय में, वो सारा उनके 10वीं का संस्कार उनके साथ है। तो इस प्रकार से चाहे कोई एमए हिंदी भी हो ना, तो एमए हिंदी वाले का भी हिंदी उतनी ही सही है जितनी कि लगभग लगभग बीटेक वालों की हिंदी है। मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसी बात कह रहा हूं, हालांकि आश्चर्यजनक बात है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि टेक्निकल बात कोई नहीं जानता। और टेक्निकल बात, जैसा मैंने बताया, हिंदी दो तरह की, औपचारिक, अनौपचारिक। आपसे पूछा जाएगा औपचारिक हिंदी, हिंदी लिटरेचर वाले लोग जो हैं वो केवल काव्य और कविता और कहानी जानते हैं। वो हिंदी की अंतरतम की जो सुंदरता है, जो व्याकरण है, उससे कम परिचित हैं वो लोग। तो 10वीं लेवल पर जो आपने बात सीखी है, जानी है, वो सबके साथ है। और उसमें भी दोष है, उसमें भी विस्मृति है। उन सबको हटा के हम नए सिरे से हिंदी की बिल्डिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले भूमिका तैयार करेंगे, फिर हम उसके प्रथम स्तर को लेंगे, फिर द्वितीय स्तर को लेंगे, फिर तृतीय स्तर को लेंगे, फिर हमारा परीक्षण चलेगा। आप आराम से इन चीज़ों को कर पाएंगे। इस व्याख्यान के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो हिंदी है, उस हिंदी में कितने रूप हैं जिस पर हमें पूरा अधिकार जमाना है। तो देखिए, हिंदी जब हम पीएसआई की बात करते हैं, तो हिंदी पीएसआई की जब बात करते हैं, तो हमारे पास एक पोर्शन ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ये जो चारों चीज है ना, ये चारों चीज लोग अपनी जिंदगी बिता देते हैं और इसको समझ नहीं पाते हैं। न तो समास, क्योंकि ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि आज जो मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, टॉप मोस्ट टीचर की जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, किसी में भी पूर्णता के साथ ये चीजें नहीं हैं। उपसर्ग को छोड़ के, उपसर्ग छोड़ दिया जाए तो न तो संधि पूर्णता के साथ है, न प्रत्यय पूर्णता के साथ है, न समास पूर्णता के साथ है। सब में घपलेबाजी हो रखी है। मैं तो घपलेबाजी ही कहूँगा, क्योंकि ये विद्वान चाहें तो पढ़ के, और पढ़ना क्या है? पढ़ना है इनको स्रोत भाषा। हिंदी की स्रोत भाषा क्या है? हिंदी की स्रोत भाषा संस्कृत है। यदि संस्कृत थोड़ा सा देख लें तो ये जो संधि में, प्रत्यय में, समास में जो कमियां हैं वो दूर कर सकते हैं वो। तो वो अभी दूर नहीं हो पाई है, इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है। ये जो चारों टॉपिक हैं, ये आपके शब्द विनिर्माण के टॉपिक हैं। इसको सीख के आप पर्याय के बारे में, विलोम के बारे में, शब्द युग्म के बारे में, वन वर्ड के बारे में, और यहाँ तक कि शब्द शुद्धि के बारे में, वाक्य लेखन के बारे में, वाक्य शुद्धि के बारे में आप आराम से 50 to 60% चीज़ें सीख जाएंगे। यानी ये जो चार चीज़ें हैं इतनी महत्वपूर्ण हैं, ये आपके आगे आने वाले जो प्रकरण है, जैसे पर्याय है, विलोम है। सामान्यतः कंसेप्ट ये है, सामान्यतः जो अवधारणा वो ये है कि पर्याय, विलोम, शब्द युग्म, वन वर्ड रटने का है। अरे भाई, रटने का तो है, रटने का क्या नहीं है, सब कुछ रटना है, सब कुछ बार बार पढ़ के आपको स्मरण रखना, तभी तो आप लिख पाएंगे। वो बात सही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब रटने की बजाय यदि आपकी अवधारणा सही हो तो आप शब्दों के विषय में बता सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास से ठीक से जान लिया जाए तो आपको सीधे लाभ मिलने वाला, रटना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे लाभ मिलेगा। पर्याय में, विलोम में, एक शब्द जो लेखन होता है उसमें, शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि,
आदि कई टॉपिक हैं जिसको मैं 2 नंबर का टॉपिक मानता हूं। ये सारे टॉपिक आपको याद करने होते हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक है सारा कौन कौन सा, ये 1 नंबर तो ये हो गया जो जो पूरी हिंदी में आप में शक्ति का आधान करता है। ये चीज़ें यदि आपको आ जाएं तो ये समझ लो कि आपने हिंदी की जो असली शक्ति है, हिंदी का जो असली रूप है, वो आपने जान लिया। यदि आपने जान लिया, अब आपको इन सारे विषयों में, पर्याय में, विलोम में, मैं भी बताऊंगा कैसे ये आपको हेल्प करेंगे। विलोम में, एक शब्द में, है ना, एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसमें है पारिभाषिक शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द है। इसके साथ साथ शब्द शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षाएं होती हैं, बच्चे करके आते हैं, शब्द शुद्धि जो है आपके इन चारों चीज़ों से सही होती है। तो यदि आपका ये सही है तो आप आराम से इसमें आपको बढ़त हासिल होती है। आप रट के पार नहीं पार सकते, किसी भी परीक्षा का जो है आप अंत नहीं कर सकते, पार नहीं पा सकते, जब तक कि आप उसके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, जब तक कि आप उसकी अवधारणा नहीं समझते हैं। तो हमारी जो कोशिश होगी, हमारा जो प्रयास होगा वो ये होगा, आप इसको समझें, इसके समझते ही आपको एक अंतर्दृष्टि मिल जाएगी। अंतर्दृष्टि मिलते ही आप गतिमान हो जाएंगे इस दूसरे वाले पोर्शन में, जिसे कि याद करने, स्मरण योग्य माना जाता है, स्मरणीय माना जाता है, जिनको ये सारे टॉपिक आपके धारा प्रवाह होने लग जाएंगे। तो ये इसको हम कह सकते हैं, ये सारा अवधारणात्मक है। ये क्या है? अवधारणा परक है, अवधारणात्मक है। ये आपका स्मरणीय है। 2 विषय हो गए। और एक जो है जो केवल समझ पर आधारित है, और वो विषय हमारा इधर है, ये देखेंगे संज्ञा। ये तो खाली आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुन लेंगे, परिभाषा देख लेंगे, शब्दों पे आएंगे, क्योंकि आपके पास जो शब्द भंडार है, उन्हीं शब्द भंडार में हम खेल करेंगे, उन्हीं से हमें गेन करना है। तो वो है एक संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण। ये खाली मैं बात करूंगा और आपके समझ में आ जाएगा। क्रिया, वृत्ति, पक्ष, वाच्य। ये दिग्दर्शन मात्र है, ठीक है ना, ये केवल प्रतीकात्मक है। सारी चीज जो बता रहा हूं मैं, सबका विस्तृत ब्यौरा हम जब पढ़ेंगे तब इसको लेकर उपस्थित होंगे। तभी आपने देखा, एक तो है अवधारणात्मक बातें जो रटना भी है और वैसे भी याद करना है, एक स्मरणीय है, एक जो है केवल और केवल संज्ञानात्मक है। आपसे चर्चा होगी, आपको सारे टॉपिक से सब हो जाएंगे आपके। और इसी क्रम में पीएसआई में जो आपको नंबर दिलाने वाला है वो है पारिभाषिक, पारिभाषिक इंग्लिश। पारिभाषिक इंग्लिश वर्ड्स जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए वो सबसे टेढ़ी चीज है। इस बार डिप्टी जेलर के एग्जाम में ये 15 क्वेश्चन आए थे, 15 आए थे, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे उनसे एक आध मुश्किल से हो पाया, नहीं हो पाया उनसे, तो 15 नंबर वैसे चले गए, है ना। और एक चीज और थी, डिप्टी जेलर वाले में क्या हुआ कि पत्र एक विशेष संस्करण था, पत्र का विशेष वो था, जबकि पीएसआई में पत्र नहीं है, तो पत्र के 10-12 क्वेश्चन उनके चले गए। ऐसे करके उनको क्षति हुई। लोगों ने प्रचार प्रसार किया हुआ था कि डिप्टी जेलर और पीएसआई का सिलेबस बिल्कुल एक जैसा, ऐसा नहीं था, काफी अंतर था। करीब 30-40 प्रश्न ऐसे थे जो डिप्टी जेलर में आए थे,
वो पीएसआई के सिलेबस से इतर थे, क्योंकि पीएसआई के सिलेबस में ये सब है ही नहीं और डिप्टी जनरल में है, तो डिप्टी जनरल का पोस्ट और पीएसआई का पोस्ट एक जैसा इक्विवेलेंट पोस्ट है ये। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि सिलेबस एक जैसा लग रहा था पर वास्तव में था नहीं, जब करते तो पता चलता है। खैर, हमें तो पीएसआई की बात करनी है। पीएसआई में हिंदी इस रूप में आपके सामने है, ये वाला रूप जैसा मैंने बताया, पुस्तकों में भी ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें अवधारणात्मक त्रुटियां हैं। आप पर्याय विलोम एक शब्द पारिभाषिक शब्द शुद्धि में आते हैं तो ये इस पर पूरी तरह से निर्भर है, ये याद करके हम पार नहीं पा सकते, ये पूरा इस पर निर्भर है। इसके बाद जब अब यहाँ आते हैं तो इनकी निर्भरता इन पे नहीं है, ये स्वतंत्र हैं, ये पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये हम आपसे बात करेंगे, आपसे हाँ ना में उत्तर मांगेंगे और आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी। और फिर हमारे हाथ के लिखे हुए एकदम प्रामाणिक जो लिखित सामग्री है वो आपको उपलब्ध होगी, और वो एक दो पृष्ठ की नहीं है, वो 400-400 500-500 पृष्ठों की पूरी सामग्री आपको उपलब्ध होगी। उन सामग्रियों से बाहर एक भी प्रश्न आज तक तो बाहर से आया नहीं है और आगे आएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना ले पाते हैं। देखिए, हम लोग कुएं की तरह हैं, हम लोग मीठे कुएं की तरह हैं। ये छात्र के ऊपर है कि वो मोटिवेटेड कितना है, ये छात्र के ऊपर है वो समय कितना दे रहा है, छात्र के ऊपर है वो कितना हमसे ले पा रहा है। एक दो बाल्टी ले जा पा रहा है या पूरा ड्रम का डम भर के वो दिन भर पानी भर रहा है, क्योंकि कुएं को फर्क नहीं पड़ता इससे तो कितना पानी हमसे ले जा रहा है। एक बार आप जब हमारे अंतेवासी बन जाते हैं, मैं तो कहता हूं, मैं जब हिंदी बोलता हूं तो हिंदी बोलने में ही मैंने देखा है बहुत सारे प्रश्न, मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँगा, पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ाने के क्रम में जो मैं उदाहरण देता हूँ, जो बात करता हूँ, वही प्रश्न के रूप में आ जाते हैं। तो आप बहुत ध्यान से समर्पित होकर यदि पढ़ते हैं तो आप हमसे बहुत ज़्यादा परिलाभ प्राप्त कर सकेंगे। पीएसआई आराम से आप 90+ मार्क्स ले आएंगे और आपका मोटिवेशन कम होगा तो आप कम ला पाएंगे, आप दूसरे एग्जाम पास कर लेंगे। और आपका मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा, आप चमत्कृत होकर यहाँ से जाएंगे कि वाह 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 वाह, वास्तव में हिंदी की सुंदरता का हमने दर्शन किया, हिंदी के क्या असली रूप है उसे जाना। और एक बात बता दूं, छिपी हुई बात, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं ना, ये बार बार एक गलती कर रहे हैं। वो आईएएस पीसीएस का एग्जाम देते हैं, उनको हिंदी आती नहीं है, और आईएएस पीसीएस देते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, जब वो एक पृष्ठ लिखते हैं, वो एक पृष्ठ में ही उनके 20 से 25 गलतियां होती हैं। 20 से 25 गलती, वो चाहे कहीं का बच्चा हो, कैसा भी हो, किसी भी अनुशासन का हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे साइंस का हो। साइंस कॉमर्स वालों के साथ थोड़ी ज़्यादा समस्या होती है, आर्ट्स वाले भी लगभग उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। अब जिस व्यक्ति के, बच्चों को छोड़िए, अध्यापक गण भी अच्छी हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं जो हिंदी होनी चाहिए। अब एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जब आपकी कॉपी चेक करता है हिंदी मीडियम का, वो देखता है कि यार ये तो गलतियां कर रहा है, इसको वाक्य लिखना नहीं आता है, तो आपका जो कंटेंट सुंदर है उसको भी उतना वेटेज नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो सच्चाई तो ये है कि आपके पीसीएस में सफलता का राज, आईएएस में सफलता का राज ये हिंदी ही है। यदि हिंदी मीडियम के हैं आप तो, और निबंध लेखन वगैरह में इसकी पूरी भूमिका है। तो इस तरह से एक चीज और मैंने अभी हाल में ऑब्जर्व किया, पीएसआई वाले बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे इससे पहले वाले बैच में, जो ये जो बैच अभी जो विवादास्पद चल रहा है इसकी बात नहीं कर रहा, इससे पहले वाले बैच में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उन बच्चों का प्रतिशत आरएएस परीक्षा में ज्यादा था। क्यों ज्यादा था? क्योंकि वो इस पीएसआई की हिंदी के बहाने हिंदी अच्छा खासा सीख चुके थे वो, जिसकी वजह से उनका 4th पेपर में उनका व्याकरण में अच्छा नंबर आया। और अच्छा, क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस का हो, हर एग्जाम में 30 से 35%, 40% तक हिंदी का योगदान होता है। अकेली हिंदी 30 से लेकर 40% तक भाग अपने पास रखती है। यदि कोई हिंदी में निपुण है तो समझिए वो 40% पर काम कर रहा है, बाकी 60% में
इन सारी चीज़ों का योगदान है। आप पूछेंगे ऐसा कैसे, तो देखिए अब आरएस लीजिए, आरएस में 200 नंबर का तो अकेली हिंदी है 800 में से मेंस में, तो 200 का मतलब हो गया 800 में 225%, तो ये हो गया। और आप जब हिंदी मीडियम यदि हैं आप और फर्स्ट पेपर लिखेंगे, सेकंड पेपर लिखेंगे, थर्ड पेपर लिखेंगे, वो आप फारसी में थोड़ी लिखेंगे, हिंदी में तो लिखेंगे ना। और आपका हिंदी लेखन जो है यदि अच्छी है, हिंदी यदि आपकी अच्छी है, तो फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, थर्ड पेपर में, तीनों में 10 से 15% अंक आप बढ़ा सकते हैं। हिंदी अच्छी है तो 10 नंबर के एक प्रश्न में आपको मिलेगा 7 नंबर, 8 नंबर। हिंदी खराब है, वही कंटेंट है, आपको मिलेगा 5 नंबर, 6 नंबर। यानी हर प्रश्न में 1.5-2 नंबर ज़्यादा मिलता है अच्छी हिंदी वालों का। और जिनकी हिंदी खराब है वो हर प्रश्न में 1-1.5 नंबर कम लाते हैं। ऐसी छिपी हुई बात है ये कि लोगों को पता नहीं चलता हम फेल क्यों हो रहे हैं। मैं बता दूं उनका फेल होने का राज आज खोल दिया मैंने। हिंदी वाले इसलिए फेल होते हैं। यदि कंटेंट अच्छा है, आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप सीधे मेरे पास आ जाइए, क्योंकि आपकी कमी, आप एक पेज लिखे बता दूंगा मैं। आपके लेखन में जैसे ब्लड में कोई कमी होती है और बीमारी लगातार जारी रहती है, ऐसे ही पीसीएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में, आरएस के एग्जाम में आप यहाँ पे ब्लड के रूप में, रूपात्मक रूप में, रूपक के रूप में ब्लड आपका यहाँ पे लेखन है। उस लेखन में कमी है, जिसे मैं अपनी जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हमारा है, समझ है, उसे मैं देख के बता दूंगा कि आपकी क्या स्थिति है। और ये बिल्कुल आदत में आने में समय लगता है। देखिए गलती बताना सबको पता है। मैं आज बता दूं किसी को भाई तुम नदी में कूद जाओ और हाथ पे मारो तैर जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा कि तैर लेगा, वो डूब जाएगा, मर जाएगा वो। तो कैसे? तो इसका मतलब मेरे द्वारा बताया गया जो तैरने की विधा थी वो गलत थी क्या? बिल्कुल गलत नहीं थी। वो तैरने की बात जाननी है, जानने के बाद प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस अकेले नहीं होती है। आजकल इस ऑनलाइन सिस्टम ने बच्चों में गलत फहमी डाल दी है कि ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेंटरशिप का महत्व होता है। साक्षात अध्यापक जब आपकी बातों को देखता है, सही करता है, उसका महत्व होता है। उसी से फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, हिंदी में नैपुण्य हासिल करने के लिए, हिंदी में दक्षता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संयोग से आप भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ कि हम हिंदी पर हम दोनों मिलकर काम करने जा रहे हैं। और आप विश्वास मानिए, हमने जो रणनीति बनाई है, इस रणनीति के अनुसार हम आराम से हिंदी में 190 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 190 प्लस का मतलब है 90% से भी ज़्यादा, क्योंकि 90 तो होता है 9 दूनी 18, 180 होता है। हम 190 की बात कर रहे हैं। लगभग 95 से 96% मार्क्स हिंदी में लाए जा सकते हैं। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा, हमारे पिछले परीक्षाओं में बच्चों ने नंबर लाए हैं। 192 नंबर भी एक बच्चे का आया हुआ है। 180 85 तो सामान्य बात है, 192 तक हमारे बच्चे ने लाया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना प्रतिशत बैठा ये शायद 96% के आसपास बैठा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं और आराम से हो सकती हैं, लेकिन आपको किसी की सलाह से चलना होगा। आप खुद ब खुद करेंगे वो नहीं हो पाएगा। 40-50% हो जाएगा, बाकी जो जो जिससे कि सिलेक्शन होता है वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि हम छोटे से बैच में, यदि मैं तो निवेदन करूंगा इनसे, यदि आपका बैच बड़ा बनता है तो इसे 2 बना दें। मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। 100 से ज़्यादा बच्चे का बैच ना हो। कुछ बातें हम 100 में करेंगे और संख्या यदि बढ़ती है तो हम दूसरा बैच बनाएंगे, उसमें चाहे 20 ही बच्चा हो, उसको हम अलग तरह से पढ़ाएंगे। तो कम से कम मैं विधि के अनुसार चलूंगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो विधेयक पारित किया है उसके अनुसार एक कक्षा में 100 बच्चे होंगे। तो हम प्रयास करेंगे सर से बात करके कि हमारा जो बैच बने वो अलग अलग बने 100 का, और हम उसमें अच्छी तरह से काम कर सकें। तो हिंदी में एक बार फिर से आपका निमंत्रण है, आमंत्रण है। और मैं तो ये सारी बातें बताई मैंने। इसमें अब एक चीज़ बच्चों के हिसाब से मैं लेना चाहता हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये गलत फहमी है कि उनको हिंदी आती है, एक तो वो। दूसरे एक बच्चा वो है जो बिल्कुल हिंदी नहीं जानता है, 2। एक बच्चा वो है जो असमंजस की स्थिति में है, 3। इन तीनों बच्चों से मुझे अलग अलग व्यवहार करना है। एक बच्चा जो असमंजस में है
उसे उसका जो आत्मबल है वो ऊंचा नीचा हो रहा है। उसे लगता है हिंदी पढ़ी तो थी मैंने, ऐसा था ना वैसा था, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। उसके असमंजस को, स्थिति को हम दूर करेंगे अपने व्यवहार से और साक्षात व्यवहार से। हम परीक्षण करेंगे, लेंगे, देखेंगे, अब 2 बार 3 बार 4 बार उसको ऊंचा लाने का प्रयास करेंगे, उसका भ्रम दूर हो जाएगा। वो बच्चा जो बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल क ख ग घ से शुरू करना चाहता है, वो तो मेरे लिए सबसे उपयुक्त बच्चा है। मेरे लिए सबसे उपयुक्त बच्चा वो होता है जो स्वयं को नादान मान के बैठ के हमारी सारी बातों को लेता है। सबसे उपयुक्त पात्र वही है। एकदम वीरान भूमि हो, वहाँ पे हमें खेती करनी हो, तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया खेती हो सकती है, क्योंकि भूमि जो थी वो वीरान थी, कभी कुछ खेती नहीं हुई, उर्वरा शक्ति उसमें ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा उसका संस्कार करके उस खेती में हम फायदा ले सकते हैं। एक खेती ऐसी होती है, एक बच्चा ऐसा है जो बिगड़ा हुआ है, जो जिसे हम कहते हैं, हिंदी में उसका नाम है पूर्वाग्रहग्रस्त बच्चा। उसे लगता है उसे हिंदी आती है और कुछ जगहों पर उसने अंक भी प्राप्त किए हैं। तो ऐसे बच्चे को पास कराने के लिए हमारी अलग अंतर्दृष्टि है, अलग योजना है। तो ये बच्चा जो है, ये बच्चा अपने भविष्य के लिए घातक इसलिए है क्योंकि ये इस बार पास हो जाए कोई आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, देखिए मैंने पीएसआई का इतिहास देखा है। 2011 से हम लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। 2011 में जो प्रश्न बने थे वो इतना बढ़िया था, प्रश्नों का स्तर इतना अच्छा था, ये पूछे मत, बहुत बढ़िया प्रश्नों का स्तर था। इसके बाद 18 वाला एग्जाम हुआ, उस प्रश्नों का स्तर इतना घटिया था और पेपर बिक भी गए। आज तक उसका कोई निदान नहीं हो पाया, सब चल रहा है। 18 वाला ऐसा पेपर था, सबके 80-90 परसेंटेज आ रहे थे, तो पेपर बिके थे, पेपर सरल था। ये दोनों बातों की वजह से वो घपले में चला गया, कुछ पता नहीं चल रहा क्या कुछ हुआ। और अब जो डिप्टी जेलर का एग्जाम हुआ है, डिप्टी जेलर का एग्जाम शायद आरपीसी ने ली है, तो आरपीसी वाला वही पैनल, जिस पैनल डिप्टी जेलर का पेपर बनाया है, वही पैनल आपका पीएसआई वाले पेपर बनाएगा। और डिप्टी जेलर का पेपर मैं कह रहा हूं, मेरे अच्छे बच्चों ने भी जो थे वो अपनी गलती के कारण उसको ठीक से नहीं कर पाए। बहुत अच्छा बच्चा हो, बहुत ही बढ़िया बच्चा हो, तो वो शायद 200 में से 150 प्रश्न थे, 150 में से 100, 125, 100, 110 कर पाए हो तो बहुत बड़ी बात है, वही टॉपर हो जाएंगे। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि डिप्टी जेलर का पेपर अच्छे स्तर का था। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि डिप्टी जेलर का पेपर चूंकि अच्छे स्तर का था, और इससे पहले जो सेना के कर्नल हैं, जो आरपीसी मेंबर हैं, उनकी उद्घोषणा थी कि हम पेपर का स्तर सुधारेंगे। हम कोचिंगों से कहना चाहते हैं कि वो अपनी अवधारणात्मक क्षमता वाली क्लास को बढ़ाएं, रट्टू मार तोता वाला काम खत्म करें। तो वास्तव में आरपीसी के सदस्य की ये बातें सार्थक हो गई, पेपर अच्छा आया, और ये वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, अगला जो पेपर होगा वहाँ रिफ्लेक्ट होगा, वहाँ भी यही चीज़ें होंगी। और दूसरा, हमारी विधायिका ने अपना काम किया। हमारी विधायिका ने जनहित में ये विधेयक पारित किया, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास थी, डिस्कशन हो चुका है, फाइनल हो गया, शायद कल मैं देख नहीं पाया, लेकिन वो लागू होगा। अब उसका जब प्रवर्तन होगा तो फिर सारे बच्चों के लिए कल का दिन क्रांतिकारी दिन होगा, बढ़िया दिन होगा, अच्छा दिन होगा, भाग्य का उदय वाला दिन होगा, क्योंकि सारी कोचिंगों में 100 से ज़्यादा बच्चे एक साथ नहीं पढ़ाए जा सकेंगे। ये जो काम हुआ है जनहित में हुआ है। और संयोग की बात है कि वेद आईएएस, एक तो इन्होंने अलाइड सर्विसेज को फोकस किया है, हम लोगों को यहाँ पे तैनात किया है, और हम कोई कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। और इनका वैसे तो कार्यक्षेत्र जो है ये आईएएस और पीसीएस का है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा नीचे जाके और पीएसआई को संभाला है, क्योंकि पीएसआई का और आरएस का आपस में चोली दामन का साथ है। पीएसआई और आरएस का चोली दामन का साथ है, इसलिए पीएसआई का सिलेबस एक जैसा है। कार्यक्षेत्र में आप जाएंगे
तो एसडीएम और थानेदार एक साथ काम करता है। तो इसलिए ये एक तरह से आप आरएस का लघु रूप समझिए। तो आरएस के लघु रूप का, तो एक तरह से आरएस का लघु रूप है ये। इस लघु रूप के माध्यम से हम जो है प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तरफ भी देख सकते हैं। तो हिंदी जो है आपकी निर्णायक भूमिका अदा करेगी, ऐसी हमारी आशा है। और मैं चाहूँगा कि आप चूके नहीं, आप चूके नहीं, क्योंकि देखिए एक मनोविज्ञान होता है। वेदा आईएएस जो है पहली बार आया है आपके कार्य क्षेत्र में। अब इसके लिए इतना सुनहरा मौका है और आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप दोनों मिल जाते हैं, यदि हम और आप मिल जाते हैं तो हम क्रांतिकारी परिणाम दे सकते हैं। क्रांतिकारी, मैं इसलिए ऐसा दावा कर रहा हूं क्योंकि मेरे हिस्से क्या है, अब देखिए मेरे हिस्से जो है, मेरे हिस्से ये है, ये देखिए मेरे हिस्से ये है 50% है। मेरे हिस्से में 50%, बाकी के हिस्से में 50% है। इसलिए यदि मैं 50 में 49% आपको दे दूं और इधर आपको मुश्किल से, मतलब आप देख लें, इधर आप केवल 30 नंबर लाते हैं, इधर 40 नंबर लाते हैं, तो 4 3 7 70% अंक हो जाते हैं आपके। बात यह है, इधर यदि ना करते करते भी हम 90 के आसपास जाएंगे, इधर आप आधे भी चले जाएं तो आपका काम हो जाएगा। क्यों, हमारा गुरुतर भार है हमारे ऊपर, हिंदी के ऊपर है। और इसमें मैं आपको बता दूं, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं वाराणसी से हूं। मैं वाराणसी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम भाषा की दुनिया के बड़े बड़े जो धुरंधर लोग थे, मैं विद्यानिवास मिश्र जी का शिष्य रहा हूँ। और इसके बाद फिर मैंने आगरा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा, बीएचयू का मैं विद्यार्थी रहा। फिर इसके बाद हमने राजस्थान कॉलेज एजुकेशन को ज्वाइन किया, राजस्थान कॉलेज को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं विदेश में हिंदी और संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश का मैं द्विभाषीय था, मैं इसको ट्रांसलेशन का काम करता था। अभी मैं भारत सरकार में हिंदी निदेशालय में कार्यरत हूँ। वहाँ पे मैं, जैसा मैंने बताया, हिंदी पढ़ाने वालों को हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन ज़्यादा देखता हूँ मैं। और यहाँ भी संस्थाओं में मैं आरएएस और आईएएस वाले जो बच्चे हैं उनको हिंदी लेखन कौशल का अभ्यास कराता हूँ। तो इस तरह से मेरी योग्यता आप देखेंगे, मेरा जीवन देखेंगे तो पूरी तरह से हिंदीमय है। हिंदी पर मुझ पर हिंदी की कृपा हुई है और हिंदी का मैं सेवक रहा हूँ। तो मुझे हिंदी की सेवा पर गर्व है, ठीक है। और उस गर्व को, उस व्यापक अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप देखेंगे कि ये जो गुरुतर भार हमारे पास है 50% का, ये मैं चाहूँगा कि 90% यानी 49, 90 से भी ज़्यादा 49%, 45% मैं आपको दे दूँ। इधर यदि 50 में से 45 आ जाता है तो इधर यदि आप 30 भी लाते हो तो आपका काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ सब कुछ कॉम्पिटिटिव हो, सारी प्रतिस्पर्धात्मक हो, ऐसे में मज़ा आता है असली खिलाड़ी को। तो मैं चाहूँगा आप हमसे जुड़ें, जाने, समझे। एक बार फिर से बोलूँगा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यदि आप में सूझबूझ नहीं है, आप फिर भी भेड़ चाल में जाना चाहते हो तो आप जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जिसकी स्वयं की मेधा नहीं होती है ना, वो चाहे कलेक्टर का बेटा हो, वो जाएगा गड्ढे में ही। जिसकी स्वयं की समझ नहीं होती है, वो चाहे बड़े पंडित का छोरा हो, वो जाएगा गड्ढे में ही, उसको कोई नहीं रोक सकता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, इसलिए स्वयं की प्रज्ञा, हम चाहेंगे आपकी प्रज्ञा भगवान कर विकसित हो जाए। यदि पीएसआई दे रहे हैं तो हमारा विकल्प नहीं है पूरे भारतवर्ष में। बता दूं आपको, मैंने भारतवर्ष का नाम लिया है, राजस्थान छोड़िए। राजस्थान के विद्वान तो अभी अध्ययनशील है, वो भी ठीक से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं वो। और ऐसा नहीं कि हमने पहली बार कही है बात। तो आपको हिंदी में
कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं अपनी बात को आप तक संप्रेषित कर सकूंगा, ऐसा मैंने पिछले 20 सालों में किया है। मैंने अपनी बात ठीक से संप्रेषित की है, बच्चों को सिखा पाया हूँ और बच्चे टॉप हुए हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आई एम पैशनेट टू टीच। मैं इसके लिए हिंदी शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, हिंदी समझ में नहीं आएगी आपके, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आई एम पैशनेट टू टीच। मैं पढ़ाने का नैष्ठिक व्यक्ति हूँ। हिंदी थोड़ी सी अप्रचलित आ रही है। मैं निष्ठावान अध्यापक हूँ, मुझे पढ़ाने में आनंद आता है। और मैं ही नहीं, और भी जो अध्यापक हैं, सारे यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनका जो शुरुआती जो लेक्चर था उनका, वो बहुत कुछ कहीं कुछ कर सकते थे। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं छोड़ के अध्यापन का कार्य किया है। तो हम लोग नैष्ठिक हैं, निष्ठावान हैं अपने पेशे के प्रति। वी आर पैशनेट, इसलिए मैंने कहा। तो जो पैशनेट होता है ना, वो दम तभी लेता है जब सफलता प्राप्त करा देता है। मेरी क्लास में एक भी बच्चा मूर्खता का तमगा रख ही नहीं सकता, क्योंकि सबके लिए मेरे पास अलग अलग प्लान है। समय निर्धारित है, लेकिन आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो आप जो मिलोगे ना मेरे से 1-2 घंटे के लिए, वो तो एक प्रतीक मात्र है। इसके बाद के समयों में आपको मैं बिजी रखूंगा। आप मेरे माध्यम से चीज़ों को देखेंगे। आपकी आंखें हिंदी की बंद हैं अभी। जैसे आप 2-4-5 दिन मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपकी हिंदी की आंखें खुल जाएंगी। खुलने के बाद कितना संसार देखोगे आप हिंदी का, इसकी कल्पना कर सकते हो आप। तो अध्यापक का मुख्य काम होता है बच्चे की आंख खोल देना। जैसे आंख खुली नहीं कि बस दृश्यावली देखना शुरू करता है वो, मैं फिर सामग्री दूंगा, आपसे काम कराऊंगा और देखना आपसे पूरा परिणाम में ले सकूंगा। ये अंतिम वाला जो मेरा सेगमेंट है, ये वाला, ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आपको ध्यान रखना है। और मैं आपका निमंत्रण ही कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रज्ञा चेतित होगी, चेतेगी, और आप बढ़िया से इन चीज़ों को करने के लिए हमसे जुड़ेंगे। अब वही है कि जो दिखता है वो बिकता है। अभी हम कम दिखे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि आपको अच्छे टीचर की खोज करनी चाहिए। ऐसे कहीं भी लटके आप, ये बात पीएसआई की नहीं है, बात आरएस की नहीं है, बात आईएएस की नहीं है। बात ये है कि आपको अपनी समझ लगानी चाहिए पहले योग्य अध्यापक को ढूंढने में। आपको जो योग्य लगे। अच्छा, शुरुआती मुझे लगता है व्यवस्थापकों से बात करूंगा। शुरुआती कक्षा में कोई पैसे वैसे का लेन देन इनके पास नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क कक्षाएं शुरू में हैं। आप मर्जी जो चीजें पूछ सकते हो, जान सकते हो। एक निश्चित अवधि के बाद ही आप पे शुल्क का अधिभार की आकांक्षा की जाएगी, तो वो भी सुविधा है आपको। देखने में क्या जाता है, देखिए आपका सपना इन्वॉल्व है इस मामले में। हम तो नैष्ठिक, हम तो पढ़ाएंगे, आप क्या नहीं, आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा। जो भाग्यशाली है वो पढ़ेगा, जिनकी आंखें खुली हुई हैं वो आएगा मेरे पास। जो किसी वजह से फेल हुआ है, वजह क्या होगी फेल होने का? वजह ही यही है कि भाषा आपको आती नहीं ठीक से। आप पंडित बनने चलते हो, खाली नाम के पंडित हो। जैसे आज के पंडित जी लोग हैं ना, खाली नाम के पंडित हैं। पंडित का जो सही अर्थ होता है, सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा। जिसके पास सद और असद की बुद्धि, उसे पंडित कहते हैं। और जिसके पास पंडा अस्ति असिसा पंडिता, जिसके पास पंड है उसे पंडित कहते हैं। तो आपके पास सद असद विवेक बुद्धि आ जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, लेकिन आ सकता है। यदि आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। और अगले सेशन में संभव है मैं कोई साक्षात एक शीर्षक लेके अध्यापन कार्य आरंभ करूँगा। और बिल्कुल जैसा मैंने बताया है, बात बहुत सारी बात है, हम तो महीनों में सारी बातों को पूरा करेंगे। आज मुझे इस तरह की बात करने के लिए कहा गया था ताकि आप एक सामान्य परिचय प्राप्त कर सके अपने विषय से, अध्यापक से और खुद से। आपका खुद का भी परिचय, ये हमने बताया आपको कि आप भ्रांत हैं। मेरा परिचय है
कि मैं हिंदी का सतसेवक हूं। शब्द क्या बोला मैंने? सतसेवक हूं, और मैंने अपने कार्यों से सिद्ध किया है। और तीसरी बात मैंने ये बताई आपको, ये हिंदी की प्रकृति है। आप देखेंगे हिंदी की प्रकृति क्या है। हिंदी की प्रकृति ये है, ये हिंदी की प्रकृति है। ये आपका अवधारणात्मक है, ये आपका स्मरणीय है, ये आपका संज्ञानात्मक है, इसमें जोर रहेगा। ये ठीक होते ही इन सब में आप गतिशील हो जाओगे। और ये पढ़ा लिखा है, ये नहीं आता है, तो गए आपके 33%। आपको ये रट लिया है, ये नहीं आता, फिर भी 33% गए। आपने ये सीखा है किससे? किसी अधकचरे टीचर से सीखा है, यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो साइंस में MSc है, वहाँ न्याय नहीं कर पाया, अब वो हिंदी पढ़ा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो लॉ के जानकार हैं, वकील हैं, हिंदी पढ़ाने लग गए। अरे भाई, तुम अपने विषय से न्याय नहीं कर पाए, तुम अब हिंदी से क्या न्याय करोगे? देखिए, किसी भी विषय के साथ वो अध्यापक न्याय करता है जिसने अपनी युवावस्था उसको दी है, जिसने 10वीं से लेके BA तक की स्थिति में, अवधि में जिसने जवानी दी है जिस विषय को, वो विषय उसका होता है। जिसके साथ 7 फेरे होते हैं ना, उसको पत्नी कहा जाता है। चलते फिरते महिला मित्र पत्नियां नहीं हुआ करती, ठीक है? तो हमने विधिवत 7 फेरे लिए हिंदी के साथ, और हिंदी की मैं सेवा कर रहा हूँ। हिंदी को मैंने अपना बनाया है। हिंदी मेरे अध्यवसाय का विषय रहा है। हम पैशनेट हैं इसके लिए। हमने हिंदी के प्रति समर्पण भाव रखा है। हिंदी हमारी माता भी है, हिंदी हमारी प्रेयसी भी है, हिंदी हमारी दादी भी है, सब कुछ हमारी हिंदी है। हिंदी की मैंने ज़बरदस्त सेवा की है, हर रूप में सेवा की है। इसी वजह से मैं कहता हूँ हिंदी की। अच्छा, परीक्षक जो पेपर बनाता है ना, आप समझो चीज़ को, परीक्षक जो पेपर बनाता है वो महीनों लेता है पेपर बनाने में, और आपको वो पेपर 3 घंटे में करना होता है। और पेपर बनाने में परीक्षक महीनों लेता है। इंटरव्यू लेने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो दिन भर रात भर चिंतन करते हैं, तब पेपर बनाते हैं। और इससे पहले उनकी पृष्ठभूमि 30-40 साल की सेवा की होती है। 30-40 साल की सेवा की पृष्ठभूमि के बाद वो पढ़ता है, देखता है, फिर पेपर बनाता है। बताओ, ऐसे धुरंधर अध्यापकों का मुकाबला अकेले कर सकते हो क्या? किसी अधकचरे टीचर के माध्यम से नहीं कर सकते। जिन्होंने हिंदी से विधिवत संबंध स्थापित जिन्होंने किया है, उनसे पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है। आप कुछ भी प्रश्न कीजिए, एक क्षण में आपको उत्तर मिलेगा। ये सब बातें मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास आते हैं, वो बात करते, तो मैं माथा पकड़ लेता हूँ। अच्छा, ऐसा पढ़ाया गया आपको? अच्छा, ऐसा पढ़ाया गया आपको? मैं देखता हूँ अंग्रेजी में भी यही स्थिति है। ट्रांसलेशन के समय जो बच्चे बताते हैं कि सर उन्होंने ऐसा बताया, उन्होंने ऐसा बताया, इस शब्द को ऐसा बताया। आप छोड़िए, मैं आपको प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण देता हूं। या प्रत्यय का एक प्रकरण पूछा गया था विगत RAS एग्जाम में, मेंस में, या प्रत्यय। और आपको आश्चर्य होगा, इससे पहले वाले में आपको आश्चर्य होगा, न तो किसी कोचिंग वाले ने बताया या प्रत्यय से कौन शब्द बनता है, बच्चों ने तो क्या बताए होंगे एग्जाम में। और ये सारा कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक में लिखा हुआ है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के प्रथम व्याकरणाचार्य थे, हिंदी लिखने वाले। उनकी पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है, या प्रत्यय से बनने वाले शब्द के विषय में आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, बता नहीं पाया, ये सब वहां लिखा हुआ है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। या प्रत्यय से पता है गया, आया, खाया, पिया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति है हिंदी की। राजस्थान में हिंदी की बहुत दयनीय स्थिति है, ठीक है ना? आपको सचेत होना है। हिंदी की ऐसी प्रकृति देख के, समझ के आपको हिंदी की सेवा करनी है। मैं आपको प्रथम सेवक हिंदी का बना दूंगा, ये हमारा दावा है। मैं अपने वक्तव्य को संचालक महोदय से अनुमति लेके समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और आमंत्रण। धन्यवाद।